संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का शुभारंभ। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के सफल आयोजन से बढ़ा देश का गौरव। हरियाणा के अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया मेगा हेल्थ कैंप। मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, नागरिकों को जीवन में स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। और पंजाब सरकार द्वारा जैविक खेती को उत्साहित करने के लिए अमृतसर जिले में रसायन रहित बासमती की काश्त शुरू करने की योजना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज संसद के 5 दिवसीय सत्र का शुभारंभ हुआ। विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सही है कि पुराने संसद भवन का निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन इस भवन के निर्माण में परिश्रम और पैसा देशवासियों का लगा था। विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का यह पुराना भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का स्वर्णिम युग है। पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा भारत गौरवान्वित है और भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, वो देश और दुनिया को प्रभावित कर रहा है। भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की सफलता देश के 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है, किसी व्यक्ति या पार्टी की सफलता नहीं, अपितु ये भारत की सफलता है। हम सभी के लिए जश्न मनाने का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बने। उन्होंने पिछले 75 वर्षों की संसदीय यात्रा के बारे में चर्चा की। पीएम ने कहा कि प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं और बहनों ने भी सदन की गरिमा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था, ये हमला किसी इमारत पर नहीं, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की जननी हमारी जीवित आत्मा पर था। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर और हर सभापति ने सुचारू रूप से सदन को चलाया है। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की आज से शुरुआत हुई। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि पुरानी बुराइयों को छोड़कर उत्तम अच्छाइयों के साथ सदन में प्रवेश करें। ये सत्र है, मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के
हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 की अध्यक्षता के लिए देश को बधाई दी। समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे विश्व के लिए समावेशी है। संसद के विशेष सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त फोटोग्राफ कल यानी 19 सितंबर को सुबह 9:30 बजे होगा। राज्यसभा में सदन नेता पीयूष गोयल ने देश को किसी भी राजनीतिक दल और संस्था से ऊपर बताया है। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि इमरजेंसी में लोकतंत्र पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। सबक सीखे और आगे चल के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको भी फिर पुनः बदला गया। 44th अमेंडमेंट 1978 में आने से 1978 में जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकारों के ऊपर जो अंकुश लगा था, उसको पुनः एक बार स्थापित किया गया। राज्यसभा में नेता सदन ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। साथ ही उनके नेतृत्व में देश को नई संसद मिली है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन को छोड़कर बाकी दिन की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को नए भवन में कार्यवाही की शुरुआत होगी। इसी साल 28 मई को प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। अब संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू होने के साथ ये पुरानी इमारत का स्थान ले लेगी, जिसमें अब कई खामियां आ चुकी हैं। पुराने संसद भवन को एक स्थायी संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को की घोषणा के बाद ये भारत की 41वीं विश्व विरासत संपत्ति बन गई है। रियाद, सऊदी अरब में आयोजित 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाला शांति निकेतन भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि खुशी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में एक सांस्कृतिक स्थल है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम था और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वयं एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया था। शांति निकेतन में स्थित एक विश्व भारती भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां मानवीय गीत, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, संगीत प्रदर्शन कला, शिक्षा, कृषि विज्ञान और ग्रामीण पुनर्निर्माण में पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक सरोकार के रूप में सेवा कार्य हेतु महर्षि मार्कंडेश्वर ट्रस्ट द्वारा MM सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस मेगा हेल्थ कैंप में 8,000 से 10,000 लोगों का हेल्थ चेकअप 700 से 800 डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि नागरिकों को जीवन में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए, इसलिए लोगों को सही खान पान की आदत और नियमित योग करने की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। वो कैसे स्वस्थ रहे, इसका भरपूर हम प्रयत्न कर रहे हैं और जहां तक अस्वस्थ हो जाए उसको ठीक करने के लिए जैसा भी कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बनाएं,
डॉक्टर्स तैयार हो, नर्सेज तैयार हो, पैरामेडिक स्टाफ तैयार हो, फिर ज्यादा ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाए। गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत योजनाएं, उनमें चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे मकान की हो, चाहे शिक्षा की हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को महंगे इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। हरियाणा सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए चिरायु हरियाणा योजना आरंभ की है। इसके तहत 1,80,000 रुपये सालाना आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अब राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया है, जिससे 1,80,000 रुपये से 3 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार भी मात्र 125 रुपये प्रति माह के प्रीमियम देकर 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। किया है, इस महीने की 1 तारीख को हमने नया कार्यक्रम शुरू किया कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय, अर्थात महीने का 25,000 रुपए की जिसकी आय है, उनके लिए भी प्रीमियम के रूप में सिर्फ 1,500 रुपया साल, 125 रुपया महीना, इतना लेकर के उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए, वो योजना हमने चालू की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं ताकि डॉक्टरों की संख्या बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना चलाई है, जिसके तहत प्रदेश के नागरिकों का 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप सुनिश्चित किया जाएगा। अब तक 40 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। आगामी 1.5 साल में सबका टेस्ट किया जाए। इसके लिए उन्होंने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को सरकार का सहयोग करने की अपील की। पंजाब सरकार ने राज्य में जैविक खेती को उत्साहित करने के लिए रसायन रहित बासमती की काश्त के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने चंडीगढ़ में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए चौगावा ब्लॉक का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि ये क्षेत्र रावी दरिया के नजदीक पड़ता है और यहाँ की जलवायु बढ़िया सुगंध वाली और निर्यात गुणवत्ता वाली बासमती की उपज के बिल्कुल अनुकूल है। उन्होंने कहा कि बासमती चावलों के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि इस क्षेत्र में पैदा होने वाली ज्यादातर बासमती अरब, यूरोपियन और मध्य पूर्वी देशों को निर्यात की जाती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बासमती 60 से अधिक देशों को निर्यात की जाती है, जिसमें से अकेले अमृतसर जिले ने पिछले साल के दौरान तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की बासमती निर्यात की है। कृषि मंत्री ने बताया कि चौगावा ब्लॉक में कुल 32,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल कृषि योग्य है, जिसमें से 28,753 हेक्टेयर क्षेत्रफल धान की फसल अधीन है और 25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिर्फ बासमती की काश्त अधीन है। उन्होंने बताया कि इस ब्लॉक के कुल 102 गांवों में से 42 गांवों को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा की ओर से धनास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। इसमें सूरज सिसोदिया व सोशल वर्कर आशा समेत अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान ये कार्यक्रम एक रैली में तब्दील हो गया। यहीं से मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ऑटो के साथ काफिला धनास से शुरू होकर अलग अलग इलाकों से होता हुआ सेक्टर 33 भाजपा कार्यालय कमलम पहुंचकर समाप्त हुआ। यहां प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। अरुण सूद ने कहा, नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। देश के प्रति उनके समर्पण और भलाई के कार्यों के कारण देशवासी उनसे स्नेह करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में भाजपा का परिवार लगातार बढ़ रहा है। चेतना कीर की चौथी किताब गार्नेट्स अंडर माई गुलमोहर को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में लॉन्च किया गया। जलवायु परिवर्तन के युग के बीच स्थापित ये उपन्यास एक पुस्तक, प्रभावशाली व्यक्ति और जलवायु योद्धा के इर्द गिर्द घूमता है। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में निरुपमा दत्ता ने चेतना कीर के साथ पुस्तक पर विस्तार से बात की। मुख्य अतिथि के तौर पर रमेश विनायक ने चेतना की चौथी पुस्तक द्वारा लेखनी पर सफल प्रयास की सराहना की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।